हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फूड एंड हेल्थ का सेकंड पार्ट। एक पार्ट मैंने कल डाला था वीडियो, एक पार्ट की आज डालूंगी और आज हम डिजीज़ से स्टार्ट करेंगे। व्हेन वी आर सिक नीदर आवर बॉडी नॉर आवर माइंड इज़ एट ईज। जब हम बीमार होते हैं तो ना ही हमारी बॉडी और ना ही हमारा दिमाग मतलब सुकून से होता है। अ डिजीज़ इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द बॉडी इज़ नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। डिजीज़ एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है। अब डिजीज़ कैसे भी हो सकती हैं, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ और आर्थराइटिस जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के प्रॉपरली फंक्शन ना करने की वजह से होते हैं, या फिर विटामिन्स की कमी जब हो जाती है तब भी आपको डिजीज़ हो जाती हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं, जो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से हुई हो। डिजीज़ कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। डिजीज़ को दो ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है, एक तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और एक कम्युनिकेबल डिजीज़। अब नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी हैं वो हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। Now, first one is non-communicable diseases. These are diseases that are not passed on from one person to another. ये वो डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जल्दी से पास ऑन नहीं होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल में डिफरेंस होता है ये कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो जल्दी से पास ऑन हो जाती हैं। जैसे जब हमको ज़ुकाम हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, तो हम छींकते हैं तो हम ये कहते हैं कि मुंह पर हाथ रखना चाहिए, अदरवाइज़ दूसरे को इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि कौन सी डिज़ीज़ है, ये है कम्युनिकेबल डिजीज़। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो ऐसी डिजीज़ होती हैं जो जल्दी से पास ऑन नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है। तो सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी, रिकेट्स एंड एनीमिया। ये वो डिजीज़ हैं जो किसी न किसी चीज़ की डिफिशियंसी की वजह से होती हैं। अब नाइट ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, किसकी वजह से होते हैं? विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, मैंगो, पपाया, टोमेटो, बटर, मिल्क, फिश, एग योक आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। इन नाइट ब्लाइंडनेस द पेशेंट्स कैन नॉट सी इन डिम लाइट। जब नाइट ब्लाइंडनेस होता है तो पेशेंट्स को डिम लाइट में दिखाई नहीं देता है। आपने देखा होगा जो वैक्सीनेशन होता है उसमें विटामिन ए की जो सिरप है बच्चों को पिलाया जाता है, और मैं अपने तीनों बच्चों को पिलवाती हूँ और 3 महीने के गैप पे वो पिलाया जाता है। ठीक है, वो 5 ml का सिरप मतलब 5 ml एक बार में देते हैं। जब आप वैक्सीनेशन के लिए बच्चे को जाते हैं, अगर आपका बड़ा बच्चा भी है तो उसको भी लेकर जाइए, वो बाकायदा बुलाते भी हैं। ये गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, तो उसमें ये होता है कि हर 3 महीने पे आपको विटामिन ए पिलाया जाता है, ताकि जो ये विटामिन ए की कमी की वजह से जो नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी है वो ना हो। ठीक है, उसके बाद है बेरी इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। बेरी वो डिज़ीज़ है जो विटामिन B1 की डिफिशियंसी की वजह से होती है। विटामिन बी कहाँ पर प्रेजेंट होता है आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहले अनपॉलिश्ड राइस, मिल्क, मीट, पीज़, सीरियल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको विटामिन बी बहुत आराम से मिल जाएगा। हम जब बैलेंस्ड डाइट की बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि उसमें भरपूर मात्रा में आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स सब होने चाहिए। तो बैलेंस डाइट का मतलब यही होता है कि जब हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो ये जो सारी बीमारियां हैं ये हमसे बहुत दूर रहेंगी। जब हम प्रॉपर डाइट लेंगे, प्रॉपर अच्छे से सब चीज़ लेंगे, सारे विटामिन्स लेंगे, तो हमें इन सब डिजीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर आती है बात स्कर्वी की। स्कर्वी किस वजह से होती है? विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स। आपने देखा होगा आपके दांतों में कभी कभी खून निकल आता है, या फिर आपके जो जॉइंट्स हैं, जो जॉइंट्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो वो किसकी वजह से होते हैं? वो होती है विटामिन सी की कमी की वजह से। विटामिन सी सबसे ज़्यादा आपको सिट्रस फ्रूट्स में मिलेगा। आप ऑरेंजेस खाइए, आपको लेमन में बहुत ज़्यादा विटामिन सी मिलता है, आंवला में मिलता है, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड पल्सेस, आपको इसमें क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा। रिकेट्स इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी आपको आजकल बहुत लोगों में कमी देखने को मिल रही होगी। जब जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे आपका विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर कराया जाता है, और विटामिन डी जो है वो हर एक पेशेंट में, हर एक इंसान में कम आता है। उसकी वजह ये है क्योंकि हम जो है हम अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि हम धूप में बैठना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये, कई बार क्या होता है कि हमारे
घरों में धूप नहीं आती है, तो इसकी ये वजह भी है। और इसी वजह से विटामिन डी जो है हम तक कम पहुंचता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी हड्डियों के लिए बेहद ज़रूरी है। और इसकी वजह से ये डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डी की कमी होने की वजह से जो हमारी बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और विटामिन डी along with the mineral calcium and phosphorus makes our bones and teeth hard and strong। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आपकी बोन्स पे, आपके टीथ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इस चीज़ का। और आपको ये जानते हैं कि जो कैल्शियम है वो आप आराम से मिल्क से या फिर मिल्क से बनी कितनी भी चीज़ें हैं उनसे आप बहुत आराम से ले सकते हैं, लेकिन जब बात विटामिन डी की आती है तो वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ धूप देती है, जो कि एक नेचुरल सोर्स है। तो आप धूप लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो आपको विटामिन डी के इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे या फिर विटामिन डी अलग से सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। फिर आती है बात गॉइटर की। गॉइटर क्या होता है? गॉइटर इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की जब डिफिशिएंसी हो जाती है तो गॉइटर हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपका ग्लैंड नेक रीजन है, यहाँ पर जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेलअप हो जाते हैं। और क्यों स्वेलअप होते हैं? क्योंकि उसमें जो आयोडाइज साल्ट है वो नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें आयोडाइज साल्ट लेना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए आपकी डाइट में। जो आप सॉल्ट ले रहे हो उसमें आयोडीन प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो हम टाटा का या इन सब चीज़ों का नमक ले रहे थे उसमें आयोडीन की जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाती है। उसकी वजह ये रहती है क्योंकि वो उसको रिफ़ाइन करने में लग जाते हैं, तो उसमें जो आयोडीन है उसकी जो परसेंटेज है वो कम होती चली जाती है। तो इसकी जगह आप सेंधा नमक यूज़ करिए अपने खाने में। सेंधा नमक बहुत ही अच्छा रहता है और आपकी बॉडी में जितने आयोडीन आपको चाहिए आपको वो प्रॉपर मात्रा में आपको मिलेगा। उसके बाद आता है सी फूड इज़ ऑल्सो रिच इन आयोडीन। जो सी फूड होता है, जो समुद्री खाना जो होता है, मतलब फ़िश वगैरह जो होती हैं, वो बहुत, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में आयोडीन पाया जाता है, तो वो प्रेफर किया जाता है गॉइटर जिनको होता है उनको। एनीमिया इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन फूड। जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया की शिकायत हो जाती है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम्स लो। जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो कम हो गई है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो ब्लड की रिड्यूस हो जाती है। अब आयरन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको डेट्स में मिलेगा, खजूर में। अगर ये कहा जाता है अगर आप 4 खजूर दिन में खा रहे हो और उसके साथ दूध ले रहे हो, आप ये सोचिए कि आपकी विदिन अ मंथ, विदिन 3 मंथ्स आपको प्रॉपर आपका जो आयरन लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन कंट्रोल में आ जाएगा। एप्पल्स, बनानास, गुआवाज, स्पिनच, ब्रिंजल, पल्सेस, जैगरी, मीट एंड लिवर, ये सब इसी के बहुत अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। जैगरी बहुत अच्छा है अगर आपको आयरन लेवल जो है अपना बढ़ाना है, तो जैगरी बहुत अच्छे से लेना चाहिए। और डेट्स जो है, खजूर, वो बहुत अच्छी लेनी चाहिए। जैगरी का आप एक रूल बना लीजिए, अपने खाने के बाद छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ का खाना है, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में कभी भी हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा, ना ही आपको एनीमिया की शिकायत रहेगी। और जिनको कभी होगी भी, बहुत पुरानी, जिनका बहुत कम हो भी जाता है, वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। कम्युनिकेबल डिजीज़, दीज आर डिजीज़ दैट कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे कि मैंने आपको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में डिफरेंस बताया था। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में पास ऑन हो जाती हैं बहुत ईजीली, क्योंकि ये माइक्रोब्स या जर्म्स जो होते हैं उनके थ्रू स्प्रेड होती हैं। जैसे कि हम छींकते हैं, हमें स्नीजिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, हम अगर मुंह पे हाथ नहीं रखेंगे तो जर्म्स जो हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो एयर में फैल जाएंगे और वो बहुत आराम से किसी को भी पास ऑन हो जाएंगे। Communicable diseases are spread by microbes or germs called bacteria, protozoa and viruses. These germs spread through coughing, spitting or sneezing. Coughing means खांसना, spitting means थूकना और sneezing means आपको छींकना. Germs enter the body of a person through the nose or mouth or with food and water. जम्स जो होते हैं किसी भी पर्सन की बॉडी में कहाँ से जाते हैं? नोज़ से जाते हैं या फिर माउथ से जाते हैं या फिर फूड और वाटर से जाते हैं।
दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन। अगर आपकी बॉडी पे कहीं चोट लगी हुई है, कट आया हुआ है, तो वहाँ से भी आपको जर्म्स जा सकते हैं। बैक्टीरिया कॉज डिजीज लाइक प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस, ये जितनी भी डिजीज़ हैं ये आपको बैक्टीरिया की वजह से होता है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी, जैसे कि कोविड-19 चल रहा है, तो वो भी जो है आपको इन्हीं तरीक़ों से आपको फैलता है, जैसे कि नोज़ और माउथ से, फूड से, वाटर से, इन्हीं सब चीज़ों। आपको अगर ओपन फूड लेंगे तो उससे भी आपको हो जाएगा, बाहर का पानी लेंगे तो उससे भी हो जाएगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से हमें बचने के लिए कहा गया है। और इस कंडीशन में हमें सर्जरी से बचना है, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी कट लगा हुआ है तो वहाँ से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी जर्म आपकी बॉडी में जल्दी एंटर कर सकता है। तो आपको किसी भी सर्जरी से, किसी भी कट से बचना है इस ड्यूरेशन में, क्योंकि अभी ये अपने पीक पर है। प्रोटोजोआ कॉज डिजीजेज लाइक मलेरिया एंड एमेबिक डाइसेंट्री। जो प्रोटोजोआ है उससे कौन कौन सी होती है? मलेरिया होती है और अमीबिक डाइसेंट्री होती है। अमीबा से रिलेटेड होती है अमीबिक डाइसेंट्री। वायरसेस कॉज डिजीजेज लाइक कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स। आपको ना यहाँ पर जो हम जब कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती हैं, प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज़ होती हैं, वायरस से कौन सी डिजीज़ होती हैं। आपको यहाँ पर एक चार्ट प्रिपेयर करना है। ऐसे ही आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में करना है एक चार्ट प्रिपेयर, और ऐसे ही आपको एक कम्युनिकेबल डिजीज़ में चार्ट प्रिपेयर करना है, जिसमें आपको इनकी नाम, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, मतलब फैलने के जो जर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वो कौन से हैं और कौन कौन सी डिजीज़ कौन से माइक्रोब्स कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आपको पूरा प्रॉपर एक चार्ट बनाना पड़ेगा। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मैनी डिजीज़ लाइक द कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, रिंगवॉर्म, whooping cough एंड स्कारलेट फीवर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये जितने भी यहाँ पर डिजीज़ लिखी हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से होती हैं, ईदर थ्रू क्लोथिंग और अदर आर्टिकल्स यूज्ड बाय द सिक पर्सन। अगर आपने उस बीमार पर्सन का कोई भी ये चीज़ यूज़ कर ली या फिर क्लोथ्स यूज़ कर लिए तो भी आपको होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अब इन्फेक्टेड फूड और वाटर से आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है हम यहाँ पर वो देखेंगे। डिजीज़ लाइक टाइफॉइड, कॉलरा, डायरिया, पोलियो, जॉइंटिस स्प्रेड बाय ईटिंग इन्फेक्टेड फूड एंड ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। अगर आपने इन्फेक्टेड फूड और पॉल्यूटेड वाटर लिया तो आपको ये सारी बीमारियां होने का ख़तरा बना रहता है। फ्लाइज एंड कॉकरोचेस कैरी जर्म्स फ्रॉम सीवर्स एंड कंटामिनेट आवर फूड एंड वाटर। अब आप कहेंगे ये सब चीज़ें हमें कैसे पता होगा जो हम खाना खा रहे हैं वो कंटामिनेट हुआ हुआ भी है या नहीं हुआ हुआ है? तो सबसे पहले आपको अपने घर की सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर फ्लाइज़ नहीं होनी चाहिए, कॉकरोचेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि आजकल घर बंद रहते हैं, बंद घर होते हैं दिल्ली में स्पेसिफिकली, तो वहाँ पर कॉकरोचेस की जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको अपने घर की सफाई बहुत रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए जब आप कॉकरोचेस से और फ्लाइज से अपना घर बचा कर रखेंगे तो आपको ये सारी बीमारी होने के चांसेस जो हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। Handling of food with dirty hands and lack of proper sanitation are the main cause of pollution of food and water. जब आप प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर जो मेन मकसद है आपको ये बताना है कि अगर आप हाइजीनिक वे में कोई भी काम करेंगे तो आप हर बीमारी से दूर रहेंगे, और अगर आपका घर अनहाइजीनिक है तो आप बीमार होने के चांसेस आपके 100% है। मिल्क फ्रॉम डिजीज्ड काउस कैन आल्सो बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अगर आप मिल्क कोई डिजीज़्ड काऊ से ले रहे हैं, वो बीमार है काऊ जिसका मिल्क आप पी रहे हैं, तो भी आपको चांसेस है कि आप बीमार हो सकते हैं। थ्रू द एयर वी ब्रीथ। अब हम एयर से, जिससे सांस लेते हैं, उससे कैसे बीमार हो सकते हैं वो भी हम देखते हैं। जर्म्स दैट कॉज डिजीजेज लाइक चिकन पॉक्स, whooping cough, diphtheria, influenza and scarlet fever are present in the discharge from the nose and mouth of a patient। जब हम ये जितनी भी सारी डिजीज़ेज़ बताई गई हैं ये नोज़ से जो डिस्चार्ज होता है, पानी बहता है, या फिर माउथ से, तो पेशेंट के, तो ये सब डिजीज़ क्या हैं वहाँ से स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं स्नीजिंग की, ठीक है, स्नीजिंग से सबसे ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जब स्नीजिंग हो रही हो, आपको छींक आ रही हो, तो आप मुँह पर हाथ रखें या फिर हैंकी रखें। थ्रू इंसेक्ट के थ्रू हमें कौन से फीवर्स हो सकते हैं, कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? डिजीज़ लाइक मलेरिया, येलो फीवर, प्लेग, डेंगू एंड काला अज़र कॉज्ड बाय ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज, फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाइज।
In 1994, a large number of people in parts of Maharashtra and Gujarat suffered from plague caused by the bites of rat fleas. Similarly, dengue fever is quite widespread. Dengue is transmitted to a person by the bite of an Aedes mosquito that is infected with dengue fever. ये आपको पता होना चाहिए कि जब हमें डेंगू फीवर होता है तो उसमें कौन सा मॉस्किटो हमें इन्फेक्ट करता है, वो होता है एडीज़ मॉस्किटो। और यहाँ पर जो एक स्टोरी बताई गई है वो ये बताई गई है कि 1994 में महाराष्ट्र और गुजरात में एक रैट फ्लीस थी जिसकी बाइट करने की वजह से ब्लैक फीवर बहुत ज़्यादा फैल रहा था। और इसी तरीके से ये डेंगू का बताया उन्होंने कि डेंगू भी ऐसे ही पर्सन टू पर्सन फैला जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो एडीज़ मॉस्किटो की वजह से हुआ था। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोम विच इज़ कैरिड बाय द फीमेल एनाफिलीज़। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक तो ये एडीज़ मॉस्किटो था, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर जब मलेरिया होता है प्रोटोजोन के, वो फीमेल एनाफिलीज़ की वजह से होता है। मस्किटो फीमेल एनाफिलीज़ होती हैं, उसकी वजह से होता है। क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं, हॉट्स में आते हैं, इसलिए आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको इन जो वर्ड्स बोल रही हूँ इन पर जोर दे रही हूँ, ठीक है। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, द प्रोटोजोआ आर सक्ड अप विद द blood. When this mosquito bites a healthy person, the protozoa are injected into the person's blood, causing malaria. अगर मतलब मॉस्किटो क्या करता है, मलेरिया कैसे होता है, यहाँ पर ये बताया गया कि जब मॉस्किटो बाइट करता है हेल्दी पर्सन को, जो प्रोटोजोआ है वो ब्लड के थ्रू इंसान की बॉडी में चला जाता है और मलेरिया कॉज करता है। अब थ्रू कैरियर्स मतलब कौन कौन से कैरियर्स हो सकते हैं जिसके थ्रू आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। सम डिजीजेज आर स्प्रेड बाय हेल्दी कैरियर्स ऑफ जर्म्स। कुछ बहुत हेल्दी जर्म्स होते हैं, जैसे कि a healthy person may carry germs of typhoid, cholera, dysentery, etc. in his body. Such a person usually does not suffer from the disease. However, people who come into contact with the carrier are in danger of catching the disease. अब जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी पर्सन होते हैं, उनको डिजीज़, उनके अंदर वो जम्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनको डिजीज़ नहीं हो रही होती है, क्योंकि उनकी बॉडी, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो उस डिजीज़ को होने नहीं देता। लेकिन अगर वो किसी ऐसे इंसान के टच में आ गए जो कि जिसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो वो जो डिज़ीज़ है वो उसके अंदर वो जो जर्म्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वहाँ से उसको बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि एड इज़ एन इनक्योरेबल कम्युनिकेबल डिजीज़ दैट डैमेजेस द इम्यून सिस्टम ऑफ द पर्सन एंड लीड्स टू डेथ। एड्स जो है एक ऐसी इनक्योरेबल कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो, इनक्योरेबल मीन्स जिसका कोई इलाज नहीं है। डैमेजेस द इम्यून सिस्टम, जो कि इम्यून सिस्टम को डैमेज करती है और फाइनली डेथ की तरफ ले जाती है। इट इज़ स्प्रेड बाय वायरस कॉल्ड HIV। एक वायरस होता है HIV जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जम्स ऑफ सर्टेन डिजीज स्टे एंड आर्टिकल्स लाइक क्लोथ्स, combs, towels, toys used by a patient, including the linen and clothing, must be disinfected or boiled to kill the germs. The floor and the walls of the room must be sprayed with a disinfectant. जहाँ पर आपका पेशेंट है वहाँ की सभी चीज़ों को, एक तो हमें बहुत सफाई रखनी होती है, दूसरी बात उसकी कोई भी चीज़ हमें जल्दी से यूज़ नहीं करनी है। ऑल केसेस ऑफ इन्फेक्शन डिजीजेज मस्ट बी रिपोर्टेड टू द सिविक अथॉरिटीज सो दैट प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू प्रिवेंट देयर स्प्रेड इन द एरिया। जितनी भी इन्फेक्शन डिजीज़ होती हैं वो सिविक अथॉरिटीज़ के पास रिपोर्ट ज़रूर करना होता है ताकि आगे प्रिवेंशन लिया जा सके, ताकि और कोई बीमार ना हो सके। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज़ शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल टिल दे आर फुल्ली रिकवर्ड। अगर किसी बच्चे को इस तरह की कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई है तो उन्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए कुछ टाइम तक, ताकि और बच्चों को इन्फेक्ट ना कर सकें। प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड इम्यूनाइजेशन हैव हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ मैनी डिजीज़। क्योंकि इम्यूनाइजेशन भी आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, बचपन से ही बहुत सारे ऐसे टीके लगने लगे हैं बच्चों के, तो जो डिजीज़ हैं काफ़ी हद तक कंट्रोल में की जा चुकी हैं। और इसी तरीके से मेडिकेशन जो है, हमारी जो मेडिकल साइंस है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, तो उसने भी इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत सारी चीज़ों पर हम जीत हासिल कर चुके हैं। वी शुड मेक एफर्ट्स टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स। Personal and environmental cleanliness prevent the breeding of germs, destruction of mosquitoes and their breeding grounds in the best solution of protection from these dreadful diseases. अगर हम अपने आसपास सफाई रखेंगे और जर्म्स को पैदा नहीं होने देंगे, मॉस्किटोज़ को पैदा नहीं होने देंगे, तो हम इन डिजीज़ से दूर रह सकते हैं। Now, methods of prevention. Houses should be airy and open. Fresh air and sunlight and natural disinfectants
आपका घर बहुत एयरी और ओपन होना चाहिए, क्योंकि फ्रेश एयर और सनलाइट जो है वो नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स हैं। ये कहा जाता है आपके घर में सीलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीलन होने से बहुत सारी बीमारियां दस्तक देती हैं। मेट्रिसेस, लिनन एंड क्लोथ शुड बी एक्सपोज टू सनलाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमें सब चीज़ों को धूप लगानी चाहिए ताकि उसमें कोई भी जर्म्स ना स्टे रहें। A supply of clean and germ-free water for drinking and cooking is essential for health. Impure water should be boiled for about 10 to 15 minutes and then stored in a clean and covered containers. हमें क्लीन वाटर लेना चाहिए, जम फ्री वाटर पीना चाहिए। अगर आपके पास इम्प्योर वाटर आ रहा है तो उसको 10 to 15 मिनट्स आपको बॉईल करके स्ट्रेन करके आपको उसको कवर करके रखना है। वाटर फिल्टर्स कैन आल्सो बी यूज फॉर प्योरीफाइंग वाटर। वाटर फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं प्योरीफाई करने के लिए वाटर। क्लोरीनेशन भी बहुत ज़रूरी है जब आप प्योरीफाई कर रहे हो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्लोरीन की जो मात्रा है वो प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है आपके ड्रिंकिंग वाटर में। जर्म्स इन मिल्क आर किल्ड बाय पास्चराइजेशन। जर्म्स जो है मिल्क के वो पास्चराइजेशन की जो वजह से आप क्या कर सकते हो, उसको किल कर सकते हो। द मिल्क इज़ हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर एंड देन कूल डाउन क्विकली। पास्चराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है वो देख लीजिए। पास्चराइजेशन में क्या होता है कि मिल्क को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर हाफ एन आवर तक, और उसके बाद एकदम से उसको ठंडा किया जाता है। इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, पास्चराइजेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। Breeding of flies must be prevented in or near your house as they pollute your food and water and act as barrier of diseases. जैसे कि मैंने बताया था, जो फ्लाइज़ हैं वो बहुत बड़ी बैरियर्स हैं, सॉरी वो कैरियर्स हैं डिजीज़ की। तो आपको क्या करना है, आपको उनको दूर रखना है, क्योंकि आपको अपना घर साफ़ रखना है, क्लीन रखना है और इनसे बच के रहना है। टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स मस्ट बी क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड रेगुलरली। टॉयलेट्स और बाथरूम को हमें डिसइंफेक्टेड करते रहना है, रेगुलरली क्लीन रखना है टू स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़। जब हम टॉयलेट और बाथरूम की बात कर रहे हैं तो कहीं भी आपका जो पानी है वो ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए, और क्योंकि उसमें जैसे ही पानी आपका ठहरा हुआ होगा तो वहाँ पर मॉस्किटोज़ पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मॉस्किटोज़ ले कर देते हैं एग्स अपने जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर जो उनका लार्वा है वो रह जाता है सरफेस ऑफ वाटर में। पॉन्ड्स मस्ट बी स्प्रेड विद ऑयल। इसीलिए हमें उस जगह पर जहाँ पर पानी रुका हुआ है वहाँ पर ऑयल डाल देना चाहिए ताकि मॉस्किटो लार्वा ना मतलब अपने एग्स ना ले कर सकें। और हमें किचन को भी इंसेक्ट्स फ्री रखना है, फ्लोर्स को रेगुलर साफ़ करना है और ड्रेन्स को भी हमें कवर्ड रखना है। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैक्सीनेशन इज़ अनदर वे ऑफ प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स बाय एक्वायरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेज। अब बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी वैक्सीनेशन होने लगा है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि नई नई डिजीज़ आ गई हैं तो उनकी वैक्सीन्स भी आ गई हैं। दीज आर वैक्सीन्स अवेलेबल ऑफ डिजीज़ लाइक डिप्थेरिया, कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, मम्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस। ये आपको हर एक जो कार्ड होता है उसमें मिल जाएगी। ये सारी जितनी भी ये सब बीमारियां लिखी हैं इसमें बच्चे को रेगुलर लगाया जाता है। 2 साल तक बच्चे के रेगुलर वैक्सीनेशन होता है, उसके बाद 5 ईयर्स में होता है, उसके बाद 10 ईयर्स में होता है। पल्स पोलियो इज़ एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1994। पल्स पोलियो का एक कैंपेन हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इरेडिकेट पोलियो बाय वैक्सीनेटिंग। इरेडिकेट मतलब कम्प्लीटली उसको ख़त्म करने के लिए वैक्सीनेशन के थ्रू। फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स आर गिवन ओरल पोलियो ड्रॉप्स। पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, ये आज भी पिलाया जाता है। पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उन तक, 5 ईयर्स के छोटे छोटे बच्चों तक। This campaign proved to be successful and the incidence of polio in India has decreased dramatically. ये जो कैंपेन था ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और देखा गया कि जो पेशेंट्स थे पोलियो के बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुए एकदम से। वी मस्ट गेट आवर सेल्स वैक्सीनेटेड एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज डिजीज़। तो हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हम डिजीज़ से बच सकें। दीज आर नेशनल प्रोग्राम्स टू इरेडिकेट कम्युनिकेबल डिजीज़। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो सकें, कम्प्लीटली ख़त्म हो सकें। इफ़ वी टेक केयर ऑफ़ आवर सेल्स एंड आवर सराउंडिंग्स दैन वी कैन स्टे हेल्दी। तो अगर हमें अपनी हेल्थ की अगर परवाह है तो हमें अपने सराउंडिंग्स की भी साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है और अपनी भी साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसलिए प्रिवेंशन आपको रखना चाहिए क्योर से ज़्यादा। अगर हम उसकी
मेडिसिन से पहले तो हमें अपनी बचाव रखना चाहिए। जैसे अब कोविड-19 से सब बच रहे हैं तो हमें भी बच के रहना चाहिए। उसके लिए हम रेगुलर डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं सब स्प्रे वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं, तो सैनिटाइज़ कर रहे हैं, हर चीज़ सैनिटाइज़ करने में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ हमें रेगुलर बेसिस पे करनी है, ना ही कोविड-19 जब तक है तब तक हमें रेगुलर बेसिस पे ये सब काम करने हैं। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।